हेलो एवरीवन। आज हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यानी सॉइल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसके पहले जस्ट हम लोगों ने 2022 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग 2021 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। 2021 के सॉल्यूशन को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिए। पार्ट वन जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 to 4 चलेगा, और पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 9 चलेगा। ठीक है, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करने का रीजन है कि जस्ट अभी एसएससी जेई का एग्जाम है, तो एक बार में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, है ना। जस्ट अभी एग्जाम है, इसलिए हम अभी पार्ट 1 अपलोड कर देते, तब तक आप पढ़िएगा। पार्ट 2 भी आपको अपलोड हो जाएगा, जैसे ही मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलेगा हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में कर दिए। 2022 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा होगा। तो यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक जो ऑब्जेक्टिव है वो 2020 का, 21 का, 22 का, तीनों को एक ही साथ कंबाइन करके अलग से वीडियो देंगे, जैसा कि हम लोगों ने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और हाइड्रोलिक्स में किया था। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में करेंगे। जो आपका एमसीक्यूज है यानी ऑब्जेक्टिव है वो 2020, 21, 22 का अलग से कंबाइन करके दे देंगे। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि एग्जाम में जब आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए 9 बजे से एग्जाम है आपका, 10 बजे सॉरी 11 बजे से होता होगा, तो 11 बजे से एग्जाम है, तो आप 9 बजे या 9:30 बजे अपने रूम से निकलते हैं। बस जस्ट जाने से पहले एक बार एमसीक्यूज को हम वीडियो देख लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, तुरंत ध्यान में रहता है कौन कौन सा आंसर था, जाके टिक भी कर लेते हैं। ऐसे आपको तीनों वीडियो देखना पड़ेगा एमसीक्यूज देखने के लिए, तो इसलिए कंबाइन कर देते हैं ताकि आप जल्दी से उस वीडियो को देख के और वहां पे जाके टिक कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 है यानी जो ऑब्जेक्टिव है उसका तो अलग से सेशन कर देंगे, जिसमें 20 का, 21 का, 22 का तीनों का ऑब्जेक्टिव एक साथ होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल्स। आपसे पूछा जा रहा है कि सॉइल का फॉर्मेशन के बारे में बताइए और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताइए। तो ये जो सॉइल का फॉर्मेशन यानी सॉइल कैसे बनता है, हम लोग 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज करके इसका आंसर देंगे। कि जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े रॉक्स है, बड़े बड़े चट्टान है, ठीक है, तो ये बेदरिंग के कारण क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, ये टूटेगा, है ना। फिर ये फर्दर उसी तरह से और छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होगा, है ना, सिल्ट और सैंड में कन्वर्ट होगा। इस तरह से सॉइल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज वेदर चेंज हुआ, आज टेम्परेचर ज्यादा हुआ या कम हुआ, जिसके कारण एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं, बहुत टाइम लग जाता है, हजारों वर्ष लग जाता है, हजारों हजारों साल लग जाते हैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस होने में रॉक्स को। ठीक है, वेदरिंग के कारण। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब बात रहा ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इसका, तो मान लीजिए रेनफॉल हुआ, है ना, रेनफॉल हुआ, तो रेनफॉल में जो आपका पानी का बहाव होगा उसके कारण ये पार्टिकल, छोटे छोटे जो पार्टिकल है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। उसी तरह से एयर की वजह से भी होगा, जब एयर ब्लो करेगा तो एक जगह से पार्टिकल दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। ये सॉइल स्टार्ट किए थे उसी टाइम इस चीज को हम समझाए थे, लेकिन फिर भी एक बार क्लियर कर दिए। ठीक है, तो सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन लार्ज रॉक्स ब्रेक इनटू अ स्मॉलर पीसेस these pieces further break into sand and silt. This is carried to different places by running water and wind. All this however is very slow process. ऐसा नहीं होता है कि ये तुरंत आज मतलब आज रॉक धर दिए और 10 दिन के बाद ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। इट टेक 1000 ऑफ ईयर टू फॉर्म ए वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल। हम इसे दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं कि जो रॉक के डिसइंटीग्रेशन के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट हो जाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो रॉक्स आर द पेरेंट मटेरियल फॉर द सॉइल, यानी जो सॉइल है वो कहां से आया है, उसका पेरेंट मटेरियल क्या है, रॉक है। सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज कॉज्ड बाय फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है, तो जो रॉक आपका छोटे छोटे टुकड़े, जो रॉक है ये छोटे छोटे टुकड़े में जो कन्वर्ट हुआ, तो ये ड्यू टू एयर, ड्यू टू वाटर, ड्यू टू आइस एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे चला जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। मतलब कि जो आपका बड़ा रॉक्स था वो छोटे छोटे पार्टिकल में जब कन्वर्ट हुआ तो एक जगह से दूसरे जगह ये
आपका या तो ड्यू टू वाटर, ड्यू टू एयर, मतलब एयर की सहायता से या वाटर की सहायता से या आइस की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उस टाइप ऑफ सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल मीडियम पे इसका नाम चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए एयर की वजह से हुआ होगा तो उसको हम एलुआइन सॉइल बोल देते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है। रॉक आफ्टर डिसइंटीग्रेशन गेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट सॉइल कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो जब ये रॉक जो छोटे छोटे टुकड़े में टूटा था, तो ये एक जगह से यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन से ये दूसरे पोजीशन पे दूसरे जगह पे चला जाता है, उस टाइप ऑफ सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट पे इसका नेम नॉमिनक्लेचर होगा, इसका अलग अलग नाम होगा। जैसे एयर की वजह से अगर ट्रांसपोर्ट हुआ होगा तो उसको हम एलुआइन सॉइल बोलते हैं। अगर वाटर की वजह से हुआ होगा, लेकिन वाटर में कौन से वाटर के कारण, रनिंग वाटर के कारण, फ्रेश वाटर के कारण या सी वाटर के कारण। रनिंग वाटर मीन्स रिवर, फ्रेश वाटर मीन्स लेक, और सी वाटर जो आप जान ही ना है, समुद्र वाला, ठीक है। रनिंग वाटर एलुवियल सॉइल, फ्रेश वाटर लैक्स्ट्रॉइन सॉइल, सी वाटर मैराइन सॉइल, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, ड्यू टू सेल्फ वेट प्लूवियल सॉइल, ड्यू टू आइस ड्रिफ्ट। अगर कोई सॉइल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा लेकिन ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगह पे नहीं गया, तो उस टाइप ऑफ सॉइल को हम लोग रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। इफ द रॉक आफ्टर डिसइंटीग्रेशन रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन नॉट ट्रांसपोर्टेड, देन सॉइल इज कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। अगर मान लीजिए कि रॉक था, ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट के इसी जगह रह गया, ये ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो इस सॉइल को हम लोग रेसिडुअल सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल बाय कैसाग्रैंड ऑपरेटर्स, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द मेथड। आप अपने कॉलेज में एक लैब किए होंगे जिसमें आप लिक्विड लिमिट निकालना सीखे होंगे। अगर आप लैब किए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं कोई बात नहीं, आपको एक काम करना होगा। यहाँ तो हम लिक्विड लिमिट होता क्या है, उसका ऑपरेटर्स क्या है, इक्विपमेंट कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, 2D में फिगर भी दिखा देंगे, ठीक है, सारा कुछ बता देंगे। लेकिन अगर आप एक बार YouTube पे सर्च कर लीजिएगा कि लिक्विड लिमिट कैसे निकाला जाता है, तो बहुत सारा वीडियो अपलोड होता है, अपने अपने कॉलेज में सब लाइव करके उसका वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम तो यहाँ पे थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं, लाइव आपको अगर परफॉर्म किए हैं कॉलेज में बहुत अच्छी बात है, बहुत इजीली आप आंसर कर पाएंगे, बहुत आसानी से आंसर कर देंगे, लिख देंगे। लेकिन अगर आप लैब नहीं किए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम पढ़ा दे रहे हैं, आपको लैब जाके देख लेना है। कहाँ पे देखना है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि लिक्विड लिमिट कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। आपको बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, कोई एक वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बता दें कि यहाँ पे इस बार लिक्विड लिमिट पूछा है, अगला बार प्लास्टिक लिमिट पूछ दे, कोर कटर मेथड पूछ दे, तो लैब एक बार सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं कि पहले लिक्विड लिमिट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट ऐड करते हैं, इसका स्टेट में चेंज होता जाता है। जैसे पहले मेरा सॉइल सोलिड था, ठीक है, सोलिड था, इसमें हम कुछ, ये आपका वाटर कंटेंट है, कुछ वाटर कंटेंट इसमें ऐड करें, कुछ वाटर कंटेंट ऐड करें, तो ये क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट पे ये सोलिड टू सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक ऐसा मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा जिस टाइम में सॉलिड टू सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो उसके लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं, जिसको WS से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट। आपको हम पहले ये समझा दे रहे हैं, फिर जनरल लाइफ से भी एक एग्जांपल देंगे। जैसे हम पहले जनरल लाइफ वाला ही एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपका 3 ग्रुप में हम बांट दिए, ये A ग्रुप है, ये B ग्रुप है, ये C ग्रुप है। पहला में 1 से 10 तक है, दूसरा में 11 से 20 तक है, और तीसरा में 21 से 30 तक है, ठीक है। आपके पास 10 रुपया था, ठीक है, आपके पास कितना रुपया था, 10 रुपया। आपके पास अगर हम 1 रुपया और दे दें तो आप A ग्रुप में रहिएगा कि B ग्रुप में चले जाइएगा। तो आप बोलिएगा कि सर मेरे पास 1 रुपया और होता, यानी 11 रुपया होता, तो हम कौन सा ग्रुप में चल जाते, B ग्रुप में चल जाते। तो यानी आप यहाँ पे थे बॉर्डर पे कि 10 था, जैसे ही 1 रुपया और बढ़ा आप 11 रुपये में यानी B ग्रुप में चले गए। तो ये आपका क्या हो गया, लिमिट हो गया। ग्रुप ए और ग्रुप बी का ये क्या है, लिमिट है, ठीक है। तो उसी तरह से अभी ये सॉलिड में था, इसमें जैसे ही हम मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे तो एक ऐसा मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट, अच्छा एक चीज और सुनिएगा,
10 रुपया था, 1 रुपया और दे दिए 11 रुपया, तो 11 रुपया में आप कौन सा ग्रुप में चल गए? बी ग्रुप में। 12 रुपया रहता था बी ए ग्रुप में रहते, 13 रुपया रहता बी ए ग्रुप में रहते। कब तक बी ग्रुप में रहते? 20 रुपया तक आप बी ग्रुप में रहते। यानी हम आपको 1 रुपया दे देते, बी ग्रुप में चल गए। 2 रुपया देते, फिर भी आप बी ए ग्रुप में रहते। 3 रुपया देते, फिर भी बी ए ग्रुप में रहते। 10 रुपया तक आप कौन सा ग्रुप में रहते? बी ग्रुप में। 10 आपका, 10 हम देते, 20 रुपया। लेकिन आपका मिनिमम कौन सा ऐसा अमाउंट था, मिनिमम कौन सा ऐसा रुपया था जिसके कारण आप बी ग्रुप में गए थे? ध्यान से सुनिएगा, इतना परफेक्ट एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, समझने के लिए। हम क्या बोल रहे थे कि आपके पास 10 रुपया था और हम आपको 1 रुपया दिए, ठीक है। 1 रुपया के बाद आप कौन सा ग्रुप में चल गए? बी ग्रुप में चल गए, 11 रुपया होगा। अगर हम 2 रुपया भी देते तो आप बी ही ग्रुप में रहते। 3 रुपया देते फिर भी आप बी ए ग्रुप में रहते, क्योंकि 11 से 20 तक आप कौन सा ग्रुप में रहते? बी ग्रुप में। 4 रुपया देते फिर भी आप बी ए ग्रुप में रहते। कब तक रहते? 20 तक आप बी ग्रुप में रहते। तब मिनिमम कौन सा अमाउंट था जिसके कारण आप बी ग्रुप में गए थे? तो 11 रुपया वाला था। मिनिमम कौन सा अमाउंट था जिसके कारण आप बी ग्रुप में गए थे? तब मिनिमम को देखना है। मैक्सिमम तो आपका 20 तक जा सकता है, लेकिन मिनिमम कौन सा अमाउंट था, यही चीज को ध्यान रखना। मिनिमम बोलेंगे, आप समझ रहे हैं ना। मिनिमम 1 रुपया दिए थे तो 11 रुपया हो गया था, उसके कारण आप बी ग्रुप में चल गए थे। यही चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे कि सेमी सॉलिड, सॉलिड टू सेमी सॉलिड में जाने के लिए इसका कोई मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा ना, मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिसके कारण ये सॉलिड टू किस में चला गया होगा? सेमी सॉलिड में। तो उसके लिमिट को हम लोग श्रिंकेज लिमिट कहते हैं, ठीक है। अब इस सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में जाने के लिए जिस मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट पे गया होगा उसको, उस लिमिट को हम लोग क्या कहेंगे? प्लास्टिक लिमिट, जिसको WP से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट। अब ये प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट में उस मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, जिस मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट पे ये प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट में चला गया होगा, उसके लिमिट को, एक लिमिट ऐसा होगा जिसमें ये प्लास्टिक स्टेट टू किस में गया होगा? लिक्विड स्टेट में गया होगा। तो उसी को हम लोग WL बोलते हैं। यही क्या है? आपका लिक्विड लिमिट है। तो यही कौन सा मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट था, कितना इसका मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट था जिसके कारण ये प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट में गया है, उसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसी को फाइंड आउट करना। तो ये था आपका लिक्विड लिमिट। तो पहला तो क्वेश्चन आपका रहेगा, देखिए यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है ना, हम आपको समझा देते हैं, फिगर वगैरह दिखा देंगे और आपको एक बार लैब देख लेना है यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट क्या है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि लिक्विड लिमिट क्या है। तो बोलेंगे वैसा मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट जिस पे आपका प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ था, उस मॉइस्चर कंटेंट, मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट को आपको फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या ऑपरेटर्स है, तो ये जो क्वेश्चन है खुद ऑपरेटर्स का नाम बताया, कैसाग्रैंड ऑपरेटर्स के थ्रू, ठीक है। और कौन कौन सा हमको ऑपरेटर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए इसमें? तो पहला तो ओवन चाहिए, जिसमें हम मिट्टी को क्या करेंगे? फ्री फ्रॉम मॉइस्चर कंटेंट करेंगे, यानी मॉइस्चर कंटेंट को सुखाएंगे। आप प्रोसेस पता होगा कि कैसे हम लोग मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, ये तो। फिर उसके बाद आपको बेइंग बैलेंस होना चाहिए, यानी तराजू होना चाहिए जिसपे हम मेजरमेंट लेंगे, बेइंग बैलेंस। उसके बाद क्या होना चाहिए? एयर कंटेनर होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर जिसमें हम सैंपल रखेंगे ओवन ड्राई में। डेसिकेटर होना चाहिए, सीब होना चाहिए जो 425 माइक्रोन का हो, है ना। स्पैचुला होना चाहिए जिससे हम मिट्टी को मतलब कि पेस्ट बनाए, ठीक है, सीब हो गया। और सॉइल लेना है आपको कितना? 120 ग्राम का सैंपल लेना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, ये इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली देखिए, आपको पहले हम डायग्राम दिखाते हैं, ठीक है। और वैसे भी राजीव पाठशाला पे आपको शॉर्ट वीडियो में कैसाग्रैंड ऑपरेटर्स को डाला गया है, शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा, आप ही लोग से रिलेटेड वहाँ पे इक्विपमेंट होगा। तो ये आपका कैसाग्रैंड ऑपरेटर्स है, जो ये ब्रास का बना हुआ एक कप होता है। यहाँ पे एक हैंडल है जिससे हम रेगुलेट करते हैं, मतलब इसको घुराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? नीचे बजरता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे बजरता है, जिसके कारण इसमें सॉइल फिल करते हैं पेस्ट बनाकर। अभी और क्लियर करेंगे कि पेस्ट बनाकर इसमें सॉइल फिल करते हैं, ठीक है। और इसमें हम ग्रूव, दो टाइप का ग्रूव होता है आपका, ग्रूव टूल होता है, कैसाग्रैंड टूल होता है, STM टाइप टूल होता है। इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं? ग्रूव काटते हैं। और अगर इसको हम घुमाते हैं तो जिस पे ये दोनों सॉइल, अगर इसको हम ग्रूव काटेंगे तो सेपरेट हो जाएगा दोनों तरफ से सॉइल। तो जहां पे मिल जाएगा उस सॉइल के सैंपल को हम लेते हैं, ओवन ड्राई में डालते हैं, फिर उसका मॉइस्चर कंटेंट पता करते हैं, ठीक है। तो यही इसका प्रोसीजर होता है। इसका जो ये हार्ड रबर का बना होता है, ये हार्ड रबर का बेस बना होता है, ठीक है। 125 mm का होता है। इसका जो विड्थ होता है ऐसे
ये कितना होता है 50 150 mm का होता है 150, और इसका जो हाइट होता है वो 50 mm का होता है। ठीक है, इसको इधर साइड से देख रहे हैं तो ये आपका हो गया, ये आपका एडजस्टिंग स्क्रू है, ये आपका हार्ड रबर बेस है, ये 150 mm का है, हाइट इसका 50 mm का है, ब्रास कप हो गया, इसमें सॉइल फिल है। ठीक है, फिगर बना हुआ है, आप देखे होंगे तो अच्छी बात है। यही आपका कैसा ग्रैंड टूल है, ग्रूव टूल है। ठीक है, जिसका यहाँ पे 2 mm है, ये कितना है 2 mm है, 11 mm यहाँ से है। ठीक है, सब सारा डायमेंशन दिया हुआ है। ये जो ग्रूव का नोक होगा वहां से ये 8 mm का है, ये 20 mm का है, ये 20 mm का है। तो आप देखे होंगे इस टाइप का। और एक STM टाइप का होता है। ठीक है, STM टूल होता है, उससे भी हम लोग ग्रूव कट करते हैं। ग्रूव काटने के बाद कुछ ऐसा रहेगा। फिर क्या करते हैं कि हम लोग वहां पे नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है दोनों आपस में मिल जाएगा। जिस टाइम मिलेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं, जिधर से ये ग्रूव कटा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हम लोग मिट्टी को उठाते हैं। ठीक है, और उसको हम फिर क्या करते हैं, अपना ओवन में डालते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या है, यह आपका प्रोसीजर है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा आप अपने क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे सर्च करके एक लाइव देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सॉइल का पेस्ट बनाते हैं, कप में सेट करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। अब 25 ब्लोज पे जो आपका मॉइस्चर कंटेंट आएगा वही आपका लिक्विड लिमिट कहलाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको, और बाकी कुछ समझिए, फिगर इतना अच्छा से बना के दिखाया गया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ए पे। यहाँ पे थ्योरी भी लिख दिया गया है, ग्राफ भी दे दिया गया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये देखिएगा। फ्रॉम फंडामेंटल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्राई डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ बल्क यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट। आपको ड्राई डेंसिटी के एक्सप्रेशन को बल्क यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट के टर्म में आपको डिराइव करना है। वैसे ड्राई डेंसिटी का 3 एक्सप्रेशन होता है, पहले तीनों को एक्सप्रेशन को लिख देते, फिर किसको डिराइव करना है आपको बता रहे हैं। ड्राई डेंसिटी पढ़े होंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर बटा 1 प्लस वॉइड रेशियो, एक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन इसी का पढ़े होंगे, 1 माइनस परसेंटेज एयर वॉइड इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर बटा 1 प्लस वॉइड रेशियो, एक ये दूसरा हो गया एक्सप्रेशन आपका ड्राई डेंसिटी का। तीसरा एक पढ़े होंगे, ड्राई डेंसिटी इजिकल टू बल्क यूनिट वेट बटा 1 प्लस वाटर कंटेंट। अब इसमें कौन सा आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है वो देखना है। क्वेश्चन पढ़े होंगे तो पता लगा होगा कि फ्रॉम फंडामेंटल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्राई डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ बल्क यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट। तो इसमें कौन सा एक्सप्रेशन है तीनों में, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों में कौन सा एक्सप्रेशन है जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो बल्क यूनिट वेट है वाटर कंटेंट, गामा बी को हम लोग बल्क यूनिट वेट बोलते हैं, और डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट। यानी हमें तीसरा इक्वेशन को क्या करना है, डिराइव करना है। जो तीसरा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, गामा डी इजकल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, तो इसे ही डिराइव करना है। तो बाकी ये दोनों को हम इरेज कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये तीनों को इरेज कर लेते हैं, और हमें जो डिराइव करना है उसको लिखते हैं यहाँ पे। हमें जो डिराइव करना है किसको करना है, गामा डी इजकल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, यही हमको डिराइव करना है। यहाँ पे गामा डी क्या है, ड्राई डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, गामा बी क्या है, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, और आपका डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। हमें बल्क यूनिट वेट कहाँ से मिलेगा, अगर हम टोटल वेट मालूम कर ले और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो बल्क यूनिट वेट निकल जाएगा। उसी तरह से ड्राई डेंसिटी कैसे निकलेगा, हमें वेट ऑफ सॉलिड पता हो, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वेट ऑफ ड्राई डेंसिटी निकल जाएगा। यानी हमें सबसे पहले टोटल वेट पता होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो टोटल वेट कहाँ से निकलेगा, 3 फेज सिस्टम पढ़े होंगे सॉइल में, तो वहां से हम लोग वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यानी सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, 3 फेज सिस्टम बनाना होगा, क्योंकि हमें ड्राई डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम, ड्राई डेंसिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम, और आपका वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तीनों का आपको फॉर्मूला पता होगा, तीनों का डिफिनीशन पता होगा। अगर आप प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे जियो टेक्निकल का, प्लेलिस्ट में जाइएगा, अभी भी अवेलेबल है,
जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन, वहाँ पे यही सब बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया गया था। ठीक है, इसलिए बोले थे कि पहले बेसिक कंसेप्ट देख लीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग 3 फेज सिस्टम बनाते हैं। 3 फेज सिस्टम सॉइल का पढ़े थे, उसमें क्या हम लोग पढ़े हैं कि जो सॉइल का अरेंजमेंट होता है हम लोग 3 पार्ट में उसको कर लेते हैं। पहला एयर, दूसरा वाटर और तीसरा सॉलिड। ठीक है, ये आपका एयर हो गया, ये आपका वाटर हो गया और ये आपका सॉलिड हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टोटल वेट चाहिए और टोटल वॉल्यूम चाहिए, टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम। तो इसको हम लिख लेते हैं वेट ऑफ एयर, इसको लिख लेते हैं वेट ऑफ वाटर और इसको लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉलिड। तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, W। टोटल वेट कितना हो जाएगा, W। उसी तरह से ही वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। इसकी टोटल वॉल्यूम की बात करें तो कैपिटल V से लिख देते हैं। हमें चाहिए बल्क यूनिट वेट, यानी टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से आप जानते होंगे कि वेट ऑफ एयर, यानी एयर का जो वजन होता है, वेट होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। एयर का जो वेट होता है क्या होता है, 0 होता है। यानी यहाँ से जो टोटल वेट हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा, वो टोटल वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये तीनों के मिलाकर हम टोटल वेट कहेंगे। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि वेट ऑफ एयर क्या होता है, 0। यानी मेरा टोटल वेट जो है, टोटल वेट किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अच्छा, हम यही इक्वेशन लेकर क्यों चल रहे हैं, इसी इक्वेशन को लेकर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि जो मेरा बल्क यूनिट वेट होता है, बल्क यूनिट वेट होता है, यहाँ लिख देते हैं, बल्क यूनिट वेट जो होता है टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम होता है। क्या होता है, टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम। अगर हमें टोटल वेट हमें मालूम हो गया है, इसमें वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दे तो मेरा बल्क यूनिट वेट निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ सॉलिड है, अगर हम वेट ऑफ सॉलिड को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या मेरा निकल जाएगा, ड्राई डेंसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो डैट, क्योंकि हमको ये वेट ऑफ वाटर है, इसको वेट ऑफ सॉलिड के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये जो वेट ऑफ वाटर है उसको वेट ऑफ सॉलिड के टर्म में कन्वर्ट कर देना है, और जब इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ड्राई डेंसिटी निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि वेट ऑफ वाटर को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है वेट ऑफ सॉलिड में। तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़ेंगे, वी नो डैट वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। पढ़े हैं, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब हमें यहां से क्या करना है, वेट ऑफ वाटर को बाहर निकाल देना है। तो यहां से देखिएगा वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड होगा। वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ये आपका वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट क्या हो गया, W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। हम यहाँ से वेट ऑफ वाटर निकालना है, क्योंकि ये जो वेट ऑफ वाटर दिख रहा है इसको वेट ऑफ सॉलिड के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया, वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड। इसको हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू वेट ऑफ वाटर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कीजिएगा तो टोटल वेट जो होगा वो क्या होगा, वाटर, वेट ऑफ वाटर की जगह पुट करेंगे क्या, वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड दोनों में देख पा रहे होंगे आप। तो वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, 1 प्लस वाटर कंटेंट। अगर हम वेट ऑफ सॉलिड, इधर वेट ऑफ वाटर है, इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई वॉल्यूम। दोनों साइड डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जो आपका इक्वेशन था, टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड 1 प्लस वाटर कंटेंट। इसमें अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो ये हो गया आपका, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। अब इसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे लेते हैं, वेट ऑफ टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम क्या कहलाता है, बल्क यूनिट वेट। वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम क्या कहलाता है, ड्राई डेंसिटी इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट। वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम क्या कहलाएगा, ड्राई डेंसिटी। वेट ऑफ टोटल वेट बाई वॉल्यूम क्या कहलाएगा, बल्क यूनिट वेट। यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस वाटर कंटेंट। हमें क्या निकालना है, ड्राई डेंसिटी निकालना है। तो ड्राई डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्हें गुना में तो इधर भागा में, ये गामा B प्लस 1 बटा 1 प्लस वाटर कंटेंट। यही तो आपका आंसर आ गया,
यही तो डिराइव हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। जो आपका गामा डी है यानी ड्राई डेंसिटी है, वो बल्क यूनिट वेट टू द 1 प्लस वाटर कंटेंट के टर्म में आपका एक्सप्रेशन डिराइव हो चुका है। हमें करना था क्या, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेना है कि आपको एक्सप्रेशन क्या डिराइव करना है, कौन सा एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। तो यहाँ पे बोला था कि हमको ड्राई डेंसिटी है उसको डिराइव करना है किसके टर्म में, बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के टर्म में। तो ड्राई डेंसिटी गामा डी, गामा भी क्या हो गया बल्क यूनिट वेट, और डब्ल्यू क्या हो गया वाटर कंटेंट, ठीक है। हमें अब बल्क यूनिट वेट और गामा डी यानी ड्राई डेंसिटी कहाँ से आएगा उसको सोचना है। तो बल्क यूनिट वेट के लिए टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम, यानी हमें टोटल वेट चाहिए। टोटल वेट हम कहाँ से निकालेंगे, थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल पढ़े होंगे, थ्री फेज सिस्टम ऑफ सॉइल पढ़े होंगे, जिसमें एयर वाटर और सॉलिड होता है। वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि वेट ऑफ एयर 0 होता है, तो टोटल वेट जो हो जाएगा वो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। टोटल वेट हमें मालूम ही है, टोटल वॉल्यूम मालूम ही है, डिवाइड कर देंगे बल्क यूनिट वेट निकल जाएगा। बस हमको क्या करना है, जो वाटर कंटेंट है, वेट ऑफ वाटर है, इसको कन्वर्ट कर देना है किसके टर्म में, वेट ऑफ सॉलिड के टर्म में, ताकि उसे हम वॉल्यूम से डिवाइड करके ड्राई डेंसिटी बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट वाटर कंटेंट का फॉर्मूला लिखे, जो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड होता है। यहाँ से हम लोग वेट ऑफ वाटर को बाहर निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, वाटर कंटेंट ही टू वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, दोनों तरफ हम लोग v से डिवाइड कर दिए, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। यहाँ से आपका क्या आ गया, बल्क यूनिट वेट इंटू गामा डी इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट। हमें गामा डी निकालना था, ये 1 प्लस वाटर कंटेंट को डिवाइड कर दिए, यही निकल गया आपका गामा डी का वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ये था 3 का बी में। ऐसा क्वेश्चन आपको हम 2022 वाला में भी करवाए हुए हैं, ठीक है। पढ़िएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एन यर्दन embankment under construction has a bulk unit weight of 17 kilonewton per meter cube and a moisture content 12%. Compute the quantity of water in liters required to be added per cubic meter of earth to raise the moisture content 16% at the same void ratio. सेम void ratio का मतलब उसमें उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी एम्बैंकमेंट का आपका बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, उसका मॉइस्चर कंटेंट 12% था, ठीक है। आपके पास कोई एक सॉइल है जिसका बल्क यूनिट वेट 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और उसका मॉइस्चर कंटेंट 12% है, ठीक है। और उसमें हम कितना लीटर वाटर ऐड करें कि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है 16% हो जाए। यानी जो आपके पास सॉइल है उसमें आप कितना पानी आप मिलाइएगा कि जो मॉइस्चर कंटेंट 12% था वो बढ़ के 16% हो जाए। यानी सीधा सीधा यहाँ कितना पानी आप ऐड कीजिएगा उसको निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो देखिएगा पहले यहाँ पे हम समझाते हैं कि किस प्रोसेस से हम लोग चलेंगे तब वहां पर पहुंचेंगे। हमारा बल्क यूनिट वेट देल है, मॉइस्चर कंटेंट देल है, तो हम गामा डी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, गामा बी अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट आपको 12% दिल्ली रहेगा, बल्क यूनिट वेट दिया हुआ ही है, तो यहाँ से हम ड्राई डेंसिटी निकाल लेंगे। जैसे ही मेरे पास से ड्राई डेंसिटी निकल जाएगा तो यहाँ से हम वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम से, यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि वॉल्यूम भी 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ड्राई डेंसिटी यहाँ से निकल ही जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड। जैसे ही आपके पास वेट ऑफ सॉलिड निकलेगा तो आप फिर से वाटर कंटेंट वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ से आपको क्या क्या मिल गया है, वेट ऑफ सॉलिड तो हम ऊपर निकाल चुके थे, तो वेट ऑफ सॉलिड निकल गया। वाटर कंटेंट दिया हुआ था तो वेट ऑफ वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ वाटर। जैसे ही मेरा वेट ऑफ वाटर निकलेगा तो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। जो कि यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको मालूम है, अगर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना, वेट ऑफ वाटर तो ऊपर ही से निकला हुआ आएगा, वेट ऑफ वाटर हो गया, यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया, डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर। यहीं पे आपका 21 के लिए हो जाएगा, जब 12% था तब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर था। सेम प्रोसेस से चलेंगे कहाँ पे, जब मेरा 16% वाटर कंटेंट हो गया, तो यहाँ से मान लीजिए कि 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, ठीक है, वाटर का। अब 16% वाला चलेंगे तो मान लीजिए 42 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया वाटर का, तो कितना ऐड किए होंगे, तो 12 मीटर क्यूब ऐड किए होंगे, है ना। तो यही प्रोसेस है आपका। यानी सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि मेरा गामा बी दिया हुआ था,
वाटर कंटेंट दिया हुआ था, तो यहाँ से ड्राई डेंसिटी निकाल लेंगे। जैसी ड्राई डेंसिटी आ जाएगा तो वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ टोटल वॉल्यूम लगा देंगे, तो वेट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम, यहाँ से हम वेट ऑफ सॉलिड निकालेंगे क्योंकि ड्राई डेंसिटी ऊपर से निकाल के लाएंगे और हमको वॉल्यूम क्वेश्चन में 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा। वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा तो हम वाटर कंटेंट मेरा दिया हुआ है 12%, तो ये वाटर कंटेंट 1 है, 12% वाला को 1 मान लेते हैं, 16% वाला को 2 मान लीजिएगा। तो वाटर कंटेंट दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड ऊपर निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ से वेट ऑफ वाटर आ गया, वेट ऑफ वाटर आ गया, हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, तो वेट ऑफ वाटर टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको मालूम है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अब वेट ऑफ वाटर ऊपर से निकाल के ले डिवाइड कर दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। कितना क्लियर हो गया है ना। तो चलिए इसी स्टेप को हम लोग दोहराते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपको बताया भी गया है, ठीक है। कौन सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 वाला करवाए हैं जियो टेक्निकल का, उसमें होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन भी देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन करवाया गया है, और MCQs का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया, उसे भी देख लीजिएगा। बाकी जो यहाँ पे हमारा 2020 है, 21 है, 22 है, उसका MCQs का अलग से सेशन कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है आपका, गामा बी का वैल्यू 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट एक है 12%, तो उसको W1 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर कंटेंट, क्वांटिटी वाटर इन लीटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड पर क्यूबिक मीटर, यानी वॉल्यूम यहाँ पे 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। बोल रहा है कितना इसमें और अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करे, यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है आपको, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर यही निकालना है, ठीक है, यही निकालना है। और हमें क्या दिया हुआ है, W2 मॉइस्चर कंटेंट, कितना कितना पानी मिलाए कि मेरा मॉइस्चर कंटेंट 16% हो जाए, यानी W2 का वैल्यू दिया हुआ है 16%, ठीक है, 16%। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हमको वेट ऑफ वाटर चाहिए, वेट ऑफ वाटर के लिए आपको वेट ऑफ सॉलिड चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड के लिए आपको ड्राई डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना होगा, है ना। ड्राई डेंसिटी यहाँ पे बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राई डेंसिटी इजकल टू गामा डी इजकल टू क्या होता है, गामा बी प्लस 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले किसके लिए लेके चल रहे हैं, फॉर 12%, फॉर 12% वाटर कंटेंट के लिए, वाटर कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा बी का वैल्यू 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था, बटा 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना हो गया 0.12। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ रहा है आंसर, 17 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1.12 आ गया इसका आंसर 15.17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका ड्राई डेंसिटी आ गया। जब हम ड्राई डेंसिटी निकाल लिए तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक और हम ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम। हमको ड्राई डेंसिटी निकल गया, यहाँ से कितना निकल गया 15.17 इजकल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना था 1 मीटर क्यूब था, ठीक है। और ये कितना था, इसको इसका भी यूनिट लिखते चलिएगा, ये कितना था 15.17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ए मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तब 15.17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 15.17 किलो न्यूटन आ गया आपका वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड आ गया। अब जब आपका वेट ऑफ सॉलिड आ गया तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हमें और क्या चाहिए, वेट ऑफ वाटर चाहिए। तो वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ था, वाटर कंटेंट इज इक्वल टू वी नो दैट वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। हम वेट ऑफ सॉलिड तो निकाल ही चुके हैं, वाटर कंटेंट हमें मालूम ही है, W1 लिख देते हैं इसको, जो W1 हमें मालूम ही 12% था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 12%, यानी 0.12 इजकल टू वेट ऑफ वाटर हमें चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है कितना 15.17। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो वाटर वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 0.12 इंटू 15.17, ये कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की सॉरी मल्टीप्लीकेशन कीजिए,
1.821 किलो न्यूटन। ये आपका क्या आया, वेट ऑफ वाटर आया, वेट ऑफ वाटर। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, ये वेट ऑफ वाटर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर में डिवाइड कर देंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से। किससे डिवाइड करेंगे, यूनिट वेट ऑफ वाटर से। तो वेट ऑफ वाटर देल है 1.821 किलो न्यूटन, और यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कट गया, मीटर के ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए 0.186 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। यही तो हमको चाहिए। कब आया है वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब मेरा मॉइस्चर कंटेंट कितना था 12% था, तब हम इतना पानी मिलाए थे। ध्यान से सुनिएगा कि जब मेरा 12% मॉइस्चर कंटेंट था तो उस सॉइल में कितना अमाउंट पानी था, इतना अमाउंट ऑफ वाटर था। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम लोग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में जानना है, हम लोग को सीखना है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास एक सॉइल, हम फिर से रिपीट, अभी बना नहीं है, अभी हाफ पार्ट बना है, सिर्फ हम 12% वाले के लिए पानी निकाल रहे हैं। तो एक बार हम समझा रहे हैं, फिर से सुनिएगा कि आपके पास एक सॉइल था जिसका बल्क यूनिट वेट दिया हुआ था, उसमें 12% मॉइस्चर कंटेंट बताया जा रहा था कि इसमें 12% मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ पानी होगा। ठीक है, इसमें ना कुछ मॉइस्चर होगा, वो कितना होगा उसको पता कीजिए। फिर आप इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, कुछ वाटर ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका मॉइस्चर कंटेंट 16% हो गया है। ठीक है, तो कितना पानी, कितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें यूज किए हैं जिसके वजह से वो 16% हो गया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा ना कि 12% पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर था इसमें। जब मेरा 12% मॉइस्चर कंटेंट था तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर था, 2 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर, कितना था वो फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम जानेंगे कि मेरा 16%, 60% जब मॉइस्चर कंटेंट था तब इसमें कितना पानी था। तो दोनों को हम डिफरेंस पता कर लेंगे, उतना ही ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 12% पे 5 लीटर आ गया और 16% पे 8 लीटर पानी आ गया, तो आप कितना ऐड किए थे, तो 5 पहले से था, 3 और ऐड किए होंगे, यही चीज था। ठीक है, तो हमको मेन था वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास ड्राई डेंसिटी का हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें गामा बी और आपका मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है। यहाँ से हम ड्राई डेंसिटी निकालिए, ड्राई डेंसिटी से हम वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, जहां से हम वेट ऑफ सॉलिड निकालिए। और फिर से हम एक फार्मूला लगाते हैं मॉइस्चर कंटेंट वाला, जो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड होता है, वहां से हम वेट ऑफ वाटर निकालिए, और इस वेट ऑफ वाटर को यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिए, तब वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया कि मेरा 12% पे 0.186 मीटर क्यूब पानी है। 12% पे मेरे सॉइल में इतना अमाउंट ऑफ वाटर है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको क्या करते हैं कि सेकेंड वाला के लिए निकालते हैं। जब 16% था तब मेरा कितना इसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, फॉर 16%, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है, हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना, फिर से वही यूज करना है कि वाटर कंटेंट जो होता है वेट ऑफ वाटर टू द क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड होता है। ठीक है, अच्छा ये वेट ऑफ सॉलिड कहाँ से निकाल के लाएंगे, वही वाला जो बल्क यूनिट वेट दिया हुआ था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला लगाइएगा, एक सेकेंड। ड्राई डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, गामा बी प्लस वाटर कंटेंट 2। ड्राई डेंसिटी बल्क यूनिट वेट कितना दिया था, 17 ना, एक सेकेंड, 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब वाटर कंटेंट 1 प्लस वाटर कंटेंट कितना दिल था, 16%। किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, 16% के लिए, तो 0.16 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 1.16 आ रहा है 14.655 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आ गया आपका ड्राई डेंसिटी। एक ड्राई डेंसिटी इक्वल टू और जानते हैं वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम। यहाँ पे बोला था वॉइड रेशियो में कोई भी चेंजेज नहीं हुआ, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि आपको 2022 में भी पढ़ा रहे थे कि वॉइड रेशियो में चेंज होता है यानी बढ़ता है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डी इंटू वॉल्यूम। गामा डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 14.655 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, तो ये हो जाएगा 14.655 किलो न्यूटन। ठीक है, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और ये आपका मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, ये किस में आ गया, किलो न्यूटन में। ये वेट ऑफ सॉलिड हो गया। आप वाटर कंटेंट इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट कितना,
16% था तो 0.16 लिख देते हैं। वेट ऑफ वाटर कितना हमें नहीं मालूम है, यही तो निकालना है वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ सॉलिड कितना 14.655, तो यहाँ से वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 0.16 इंटू 14.655 इंटू 0.16, ये आ गया आपका 2.3448 किलो न्यूटन, ये वेट ऑफ वाटर आ गया। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, एक सेकेंड, यूनिट वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना है 2.3448 डिवाइडेड बाई 9.81, 9.81 आ गया है 0.239 मीटर क्यूब। हमें मिला 16% जब मॉइस्चर कंटेंट था, तो हम उसमें इतना पानी मिला हमको कि जब आपका 16% मॉइस्चर कंटेंट है तो आपके सॉइल में कितना पानी है 0.239 मीटर क्यूब। और ये जब मेरा 12% था तब कितना पानी था, इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 ले लेते हैं, 0.186 मीटर क्यूब है। तो बताइए कि कितना ऐड किए होंगे। तो मान लीजिए पहले से इतना पानी था 12% पे और 16% पे इतना पानी हो गया, तो कितना ऐड किए होंगे, तो घटा दीजिए दोनों को। जैसे मान लीजिए 12% पे, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 12% पे आपका 5 मीटर क्यूब था वाटर और 16% पे 8 मीटर क्यूब हो गया, तब कितना ऐड किए होंगे, तो 8 में से 5 गया, 3 मीटर क्यूब ऐड किए होंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे है कि चेंज इन वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा, क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 2 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर 1, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1। 2 वाला कितना था, 2 वाला तो 0.239 माइनस, और 1 वाला कितना है 0.186, 0.186, इसको घटाइएगा कितना आ जाएगा 0.186, आ जाएगा 0.053 मीटर क्यूब। इतना हम वाटर ऐड किए होंगे ना, तो मेरा जो आपका ये मॉइस्चर कंटेंट था वो 16% हो गया। पहले 12% था मॉइस्चर कंटेंट, अब उसमें हम 0.053 मीटर क्यूब वाटर ऐड कर दिए, तो मेरा मॉइस्चर कंटेंट कितना हो गया 16% हो गया। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन को अगर देखिए, ये 22 में भी पूछा है और आपका 21 में भी पूछा है, 20 वाला तो अभी बनाया नहीं, हो सके 20 में भी पूछा हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है। ठीक है, कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहले मॉइस्चर कंटेंट कितना था, अब इतना हो गया, तो बताइए कि उसमें कितना वाटर ऐड किया हो गया होगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़कर आप समझ सकते हैं, उसके बाद सोल्यूशन भी एक बार फिर से बता देते हैं। देखिएगा, एन एर्थेन, एक सेकेंड, एन अर्थेन एम्बैकमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन हैज ए बल्क यूनिट वेट 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द मॉइस्चर कंटेंट 12%। कंप्यूट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर। अच्छा, लीटर में पूछा है, लीटर में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, एक सेकेंड, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000 लीटर होता है। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको 0.53 मीटर क्यूब इंटू 1000 कितना आ गया 53.024 लीटर। ठीक है, लीटर में पूछा था कितना लीटर वाटर ऐड करेंगे, तो 53.024 लीटर इसमें ऐड कीजिएगा तो आपका 16% मॉइस्चर हो जाएगा। तो मीटर क्यूब में हम लिखे थे, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, लीटर में पूछ रहा था। Compute the quantity of water in liter required to be added per cubic meter of air to raise the moisture content 16% at the same void ratio। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ए पे आते हैं। पहले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द इंडियन सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन व्हेन वुड यू यूज डुअल सिंबल फॉर सॉइल्स। आपको सबसे पहले बोल रहा है कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कीजिए। हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, आप लैब गए होंगे, कभी लैब में देखे होंगे एक सिप होगा, ठीक है, या लैब में नहीं देखे होंगे तो राजीव पाठशाला सर्च कीजिएगा, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो में सारा इक्विपमेंट आपको मिल जाएगा सिविल से रिलेटेड। वहाँ पे एक सीव देखिएगा, सीव को आप घर पे भी देखे होंगे, छलनी जिसको बोलते हैं, जिससे आटा और चावल छनाया जाता है, वो सीव देखे होंगे। उस सीव से हम लोग क्या करेंगे, सॉइल को पास करवाएंगे। उसी के बिहाफ पे हम कहेंगे कि मेरा टाइप्स ऑफ सॉइल क्या है, ग्रेवल है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है,
उसी से पता चलेगा, किससे पता चलेगा कि हम सीब लेंगे, सीब से हम लोग क्या करेंगे, उस सॉइल पार्टिकल को छान के देखेंगे कितना रिटेन कर रहा है, कितना पास कर रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। अब सीब का साइज अलग अलग होता है, जैसे 4.75 mm का, 75 माइक्रोन का, 19 माइक्रोन का, 2 माइक्रोन का, ठीक है, 2 mm का, इस तरह से वहां पे अलग अलग सीब के साइज होते हैं। वो क्या बताता है, जैसे मान लीजिए ये आपका देखे होंगे, घर पे ही देखे होंगे छलनी, घर पे देखे होंगे तो बताइएगा कि आप आटा छानते होंगे वो अलग छलनी होता होगा, और जो चावल छानते होंगे वो अलग होता होगा। यानी आटा छानने वाला में क्या होता होगा, बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, बहुत छोटा छोटा होल होता है, इस तरह से। ये बहुत छोटा छोटा हो गया। लेकिन यही चावल छानने वाला में देखते होंगे थोड़ा बड़ा बड़ा होल होता है ना। चावल वाला से आटा कीजिएगा तो टोटल के टोटल पास कर जाएगा। इस तरह से इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको कि इतना इतना बड़ा मान लीजिए, तो ये चावल वाला थोड़ा बड़ा होता है, ये वाला कम होता है। तो यहाँ पे जो होल दिख रहा है ना, इसी जैसे 4.75 mm का है, तो ये जो होल होगा कितना का होगा, 4.75 का। 75 माइक्रोन का, तो जो ये होल होगा 75 माइक्रोन का होगा। 90 माइक्रोन का, यानी जो ये होल होगा वो 90 माइक्रोन होगा। तो इसी के होल के साइज पे इस सीब का नाम पड़ता है। जैसे 4.75 माइक्रो mm का है, तो इसका जो होल होगा कितना mm का होगा, 4.75 mm का होगा। और इसी से जब हम सॉइल के पार्टिकल्स को, सॉइल को हम पास करवाए, तो कितना पास हो रहा है, कितना रिटेन हो रहा है, उसी के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉइल का नाम देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे ग्रेवल यहाँ पे है, तो ग्रेवल कब कहेंगे, जब मेरा इफ मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन रिटेन फ्रॉम 4.75 mm sieve, देन इट इज सेड टू बी ग्रेवल। हम यहाँ पे एक छलनी लिए, इसका जो साइज है, इस छलनी का जो साइज है वो कितना है, 4.75 mm है। इससे हम सॉइल पास, इस पे हम सॉइल डालें तो देख रहे हैं क्या कि 50% से ज्यादा पार्टिकल ऊपर ही रह जा रहा है, छलनी में ही रह जा रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। मतलब 100 ग्राम लिए हैं ना, तो 51 ग्राम से ऊपर, 50 ग्राम से ऊपर आपका छलनी में है, नीचे नहीं गिर रहा है। तो ये जो ऊपर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेवल बोलेंगे। बात समझ में आया। जैसे आप लोग आटा चालते होंगे तो आटा तो नीचे चला जाता है, लेकिन उसमें जो चोकर होता है ऊपर ही रह जाता है, तो वही चोकर समझिए जो आपका क्या है, ग्रेवल है। बात समझ में आया। अब आते हैं सैंड में, आते हैं सैंड। इफ मोर देन 50% कोर्स फ्रैक्शन पास थ्रू द 4.75 mm, अगर फिर से हम एक सीब लेते हैं उसी साइज का, सेम साइज का, 4.75 mm का, 4.75 mm का, इसमें अब सॉइल डाले, अगर वो सॉइल 50% से ज्यादा नीचे गिर जाए, नीचे गिर जाए, तो ये सॉइल को हम लोग कहेंगे, जो नीचे पास कर गया है, जो नीचे गिर गया, उस टाइप ऑफ सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंड बोलेंगे। किससे पास करेगा तब, 4.75 mm सिब से अगर सॉइल पास कर जा रहा है, कितना पास कर जा रहा है, 50%, देन दिस इज कॉल्ड सैंड। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिल्ट क्या है। इफ मोर देन 50% ऑफ सॉइल पासिस थ्रू 75 माइक्रोन सिव एंड आइडेंटिफाई बाई, हम लोग कैसे, पहले सुनिएगा इसको, कि सिल्ट कब कहेंगे, जब आपके पास एक सीव है, उसका साइज जो है 75 माइक्रोन है, कितना है, 75 माइक्रोन है। इस सीव का साइज कितना है, 75 माइक्रोन है। अगर इसमें हम सॉइल डालते हैं, इसमें सॉइल डालते हैं, और क्या बोल रहा है कि 50% से ज्यादा पास कर जाए, नीचे गिर जाए, 50% से ज्यादा नीचे गिर जाए, 50% से ज्यादा, तो उस टाइप ऑफ सॉइल को सिल्ट कहेंगे। लेकिन उसके लिए दो कंडीशन और है। पहला कंडीशन है कि उसमें नो शियर स्ट्रेंथ हो, या लिटल हो भी तो थोड़ा बहुत सॉरी हो भी तो थोड़ा बहुत हो, या उसमें शियर स्ट्रेंथ ना के बराबर हो, और नो प्लास्टिसिटी हो, तब इस टाइप्स के सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। क्लियर। क्ले में आते हैं। क्ले मोर देन 50% ऑफ सॉइल पासेस थ्रू 2 माइक्रोन एंड आइडेंटिफाई बिहेवियर ऑफ, जिसमें शियर स्ट्रेंथ हो और प्लास्टिक नेचर का हो, जब उसमें हम मॉइस्चर कंटेंट ऐड कर रहे हो। यानी आपके पास ये आपका सीव है, जो कितना साइज है इसका, 2 माइक्रोन हो, कितना हो इसका, 2 माइक्रोन। और जब इसमें हम सॉइल डाले, जब इसमें सॉइल डाले तो इसका 50% पास कर जाए, नीचे गिर जाए 50%, तो जो नीचे गिरा होगा, जो पास किया होगा, उस सॉइल को हम लोग क्या कहेंगे, क्ले कहेंगे। ठीक है। फिर आते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। ये डार्क इन कलर होता है और गिव्स पंजेंट स्मेल, मतलब थोड़ा सा बदबूदार महक होता है इसका। जैसे एग्जांपल बोले, पिट सॉइल, मक सॉइल। ठीक है। अब हम डुअल सिंबल के पास चलते हैं। इसमें इसको पढ़ने से पहले हम कुछ नाम बता रहे हैं। वैसे तो आप क्लास देखे होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे, नहीं तो यहाँ पे हम सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट समझाते हैं कि
कि मतलब जैसे ग्रेवल है तो ग्रेवल को हम कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं, सिल्ट है, सिल्ट को कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं, तो पहले इसके बारे में आपको जानना होगा। ग्रेवल को किससे डिनोट करेंगे, जी से करेंगे, ग्रेवल जी हो गया। सैंड को किससे करेंगे, एस से करेंगे। सिल्ट को किससे करेंगे, एम से करेंगे। ध्यान में रखिएगा, ग्रेवल को जी से, सैंड को एस से, सिल्ट को एम से। क्ले को किससे करेंगे, सी से। पीट सॉइल को किससे करेंगे, पीटी से। और आपका ऑर्गेनिक सॉइल को किससे करेंगे, ऑर्गेनिक को ओ से। अगर हम बेल ग्रेडेड ले, बेल ग्रेडेड को डब्ल्यू से करेंगे। और अगर यही पुअरली ग्रेडेड रहे तो इसको किससे करेंगे, पुअरली ग्रेडेड को पी से करेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो ग्रेडेशन को डिनोट करता है और सेकेंड लेटर जो होता है नेचर ऑफ फाइनेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे पढ़ेंगे इसको, ग्रुप नेम को। जैसे डब्ल्यू जी है तो हम पहले सेकेंड लेटर को पढ़ते फिर फर्स्ट लेटर को। बेल ग्रेडेड ग्रेवल, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट बेल ग्रेडेड ग्रेवल। ये पी से क्या था, पुअरली, जी से ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। सिल्टी ग्रेवल। और सी से क्या हो गया, क्लेई ग्रेवल। ठीक है, उसी तरह से सैंड में भी पढ़ेंगे। बेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, सिल्टी सैंड, और ये हो जाएगा क्लेई सैंड। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। जैसे ये क्या है, बेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल। ठीक है, पहले आपको डब्ल्यू पढ़ना है, फिर सी पढ़ना है, फिर ग्रेवल, जी है ग्रेवल। बेल बेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, बेल ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल। बेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, बेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड क्लेई ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिल्टी, सिल्टी आपका क्लेई ग्रेवल। ठीक है, सिल्टी, एम से सिल्टी हो गया, सी से क्ले हो गया, और किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए, ग्रेवल के लिए, तो सिल्टी क्लेई ग्रेवल हो जाएगा। उसी तरह से सैंड में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बेल ग्रेडेड क्लेई सैंड, बेल ग्रेडेड क्लेई सैंड, ये क्या हो जाएगा, बेल ग्रेडेड। इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछा है ना, मान लीजिए इस तरह से पूछ देगा, SPSC, इस कौन सा सॉइल, कौन सा ग्रुप नेम है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पुअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड, पुअरली ग्रेडेड, इसका ऑप्शन दिया रहेगा पुअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड। ठीक है, तो पढ़ना सीख जाइए इसको, बेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, पुअरली ग्रेडेड क्लेई सैंड, पुअरली ग्रेडेड सिल्टी सैंड, ये क्या हो जाएगा, सिल्टी क्लेई सैंड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डुअल सीएम। अब आते हैं, अब 4 का भी हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का भी। टू सॉइल्स S1 एंड S2 आर टेस्टेड इन द लैबोरेटरी फॉर द कंसिस्टेंसी लिमिट, द डाटा अवेलेबल इज एज फॉलोज। आपके पास दो टाइप्स के सॉइल हैं, यानी हम आपको दो टाइप्स के सॉइल दे दिए, बोले जाइए लैब में इसको चेक कीजिए, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट, फ्लो इंडेक्स एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। अब आप जब चेक किए तो आपको पता चला कि प्लास्टिक लिमिट जो है S1 का, यानी सॉइल टाइप 1 का जो आपका प्लास्टिक लिमिट है वो 21% है। सॉइल 2 का जो प्लास्टिक लिमिट है वो 25% है। लिक्विड लिमिट की बात करें तो 45% है S1 का। S1 मतलब हम आप अब S1 S2 सिर्फ यूज करेंगे। बता दें जो आपका दो टाइप का सॉइल था, पहला का नाम S1 है, दूसरा का नाम S2 रखे हैं। ठीक है, तो जो S1 है 45% दिया हुआ है लिक्विड लिमिट, और 65% दिया हुआ है S2 का लिक्विड लिमिट। फ्लो इंडेक्स जो है S1 का 8 है और S2 का कितना है, 10 है। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट S1 का 40% है, S2 का 50% है। इतना वैल्यू दिया हुआ था। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए जब आप दोनों आप लेकर आए हैं सॉइल को, और उसका जो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, फ्लो इंडेक्स, मॉइस्चर कंटेंट जब आप फाइंड आउट करके आए, तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताइए कि जो आपका दोनों सॉइल में कौन ज्यादा प्लास्टिक है, दोनों सॉइल में कौन ज्यादा प्लास्टिक है। दूसरा क्वेश्चन किए हैं कि दोनों में कौन फाउंडेशन के लिए अच्छा होगा, जब हम फाउंडेशन करेंगे तो दोनों टाइप्स ऑफ सॉइल में कौन सॉइल अच्छा है। फिर पूछेंगे कि बताओ कि वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में किसका स्ट्रेंथ अच्छा है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लास्टिक लिमिट के रिस्पेक्ट में किसका स्ट्रेंथ अच्छा है। ठीक है, यानी सबसे पहले पूछे कि बताइए कि दोनों सॉइल में कौन सा सॉइल प्लास्टिक अच्छा, प्लास्टिक है कौन बेटर है। दूसरा पूछेंगे कौन फाउंडेशन के लिए बेटर है। तीसरा पूछेंगे कि वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में कौन सा सॉइल का स्ट्रेंथ अच्छा है। चौथा पूछ रहे हैं कि प्लास्टिक लिमिट के रिस्पेक्ट में कौन सा सॉइल का स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो पहला जो मोर प्लास्टिक के लिए हम जानते हैं कि हम कब कहेंगे कि मेरा सॉइल प्लास्टिक नेचर का है, जब उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा होगा। यानी दोनों सॉइल में जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा, वो ज्यादा प्लास्टिक नेचर का होगा। तो यानी सबसे पहले हम लोग को पहला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना पड़ेगा। यानी हम पहले एक पॉइंट लिखते हैं
बताने के लिए कौन सा प्लास्टिक नेचर का, मतलब कौन ज्यादा प्लास्टिक नेचर का है, तो उसके लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल लिए तो यहां से कैसे पता करेंगे कि कौन मेरा मोर प्लास्टिक है? उसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इफ मोर प्लास्टिसिटी इज, एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं। प्लास्टिसिटी index is more then it's called more plastic। अब प्लास्टिक इंडेक्स, हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना पड़ेगा S1 और S2 का, तभी पता चलेगा कि किसका ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम लोग IP से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सॉइल बर्न के लिए ले रहे हैं पहले, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? WL माइनस WP पढ़े हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी IP क्या होता है? WL माइनस WP। WL क्या है यहाँ पे? आपका प्लास्टिक लिमिट क्या है? WP है। लिक्विड लिमिट क्या है? WL है। और आपका फ्लो इंडेक्स जिसको हम IF से डिनोट करते हैं, और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट को स्मॉल w से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो हम लोग आइए वैल्यू निकालते हैं और बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? WL माइनस WP। तो जो आपका सॉइल बर्न था उसमें WL का मान कितना था और WP का मान कितना था, तो देख लेते हैं टेबल में। WL कौन सा है? लिक्विड लिमिट ये है 40%, 45%, और प्लास्टिक लिमिट कितना है S1 का? 21%, यानी 45 माइनस 21। 45 है आपका लिक्विड लिमिट, 45%, इसका कितना था? 21%, यानी घटाइएगा कितना हो जाएगा? 45% माइनस 21%, ये आगे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 24%। फिर हम सॉइल 2 के लिए निकालेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, यानी S2 के लिए, ये भी हो जाएगा WL माइनस WP। अब इसके लिए कितना WL WP का वैल्यू दिया है वो टेबल से आपको पता चलेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका WL कितना होगा और WP कितना होगा, किसके लिए? S2 के लिए, ठीक है। किसके लिए? S2 के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कितना कितना दिल है। 65 WL दिल है और 25 आपका WP दिल है। 65 और 25, तो ये कितना हो जाएगा? 65 माइनस 25 कितना हो जाएगा? ये 40%। किसका ज्यादा है? तो देख रहे होंगे सॉइल 2 का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि IP1 जो है वो लेस देन किससे है? IP2 है। जो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो आपका सॉइल 2 के लिए ज्यादा है, सॉइल 1 के लिए कम है। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मेरा S2 होगा यानी सॉइल 2 होगा वो क्या होगा? मोर प्लास्टिक होगा। वो क्या होगा? मोर प्लास्टिक होगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। कि अगर आपको पूछेगा, अब कोई भी क्वेश्चन आपसे दिया जाए एग्जाम में, आप पूछे कि बताइए कि सॉइल 1 और सॉइल 2 में कौन ज्यादा प्लास्टिक है, तो आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल देना है। जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा वही सॉइल आपका क्या होगा? मोर प्लास्टिक होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है विच वन इज बेटर फाउंडेशन। बेटर फाउंडेशन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है कि अगर आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स कम है, इसका मतलब कि उस सॉइल फ्लो के कंडीशन में, और फ्लो के कंडीशन में है तब तो हम उस पर कोई फाउंडेशन बना नहीं सकते हैं ना। यानी हमको जिसका आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज्यादा होगा वो हमारा क्या होगा? फाउंडेशन के लिए बेटर होगा, ठीक है। यानी कंसिस्टेंसी अगर लो है इसका मतलब क्या है? सॉइल फ्लो कंडीशन में है। फ्लो कंडीशन में तो हम लोग को फाउंडेशन बनेगा नहीं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ अगर हमको पता करना है कि बेटर फाउंडेशन के लिए क्या है, मतलब क्या यूज करना था, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। प्लीज वेट थोड़ा सा, एक सेकेंड। इफ सॉइल हैज लो वैल्यू ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी will therefore flow like as a viscous slurry on remolding। यानी आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा वही आपके फाउंडेशन के लिए बेटर होगा, ठीक है। यानी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कि दोनों सॉइल में कौन है जो हम फाउंडेशन के लिए अच्छा माने। इस दोनों सॉइल में कौन
फाउंडेशन के लिए हम चूज करें, कौन सा सॉइल को अच्छा माने, तो आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स निकालना है। जिसका कंसिस्टेंसी इंडेक्स ज़्यादा होगा वही सॉइल मेरे लिए अच्छा होगा, किसके लिए, फाउंडेशन के लिए। यानी सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स यानी S1 के लिए निकालना है, सॉइल 1 के लिए। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, WL माइनस WN मतलब नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट डिवाइडेड बाई WL माइनस WP, ठीक है। WL कितना दिया हुआ था पहला वाला सॉइल के लिए, 45% दिया हुआ था। मॉइस्चर कंटेंट कितना दिया हुआ था, WL 45%, मॉइस्चर कंटेंट 40%, 40% माइनस बटा WL 45 और प्लास्टिक इंडेक्स 21 था, है ना। तो इसको कीजिएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ऊपर, इधर घटाइएगा 24 आएगा, इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए 20.83% आ गया। उसी तरह से हम S2 के लिए निकाल लेंगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ये भी वही होगा WL माइनस WN बटा WL माइनस WP। इसका वैल्यू कितना था, WL का वैल्यू WN का वैल्यू 65 और 65%, 25% और 50%। कितना था, 65 माइनस 50% डिवाइडेड बाई 65 माइनस 25, कितना हो जाएगा ये 15 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, कितना हो जाएगा 37.5%। अब बताइए किसका ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, तो S2 का है, यानी हमारा जो S2 होगा वो विल बी बेटर फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन हैज बेटर स्ट्रेंथ एज ए फंक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में आपका किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जिसका आपका फ्लो इंडेक्स कम होगा वो आपका सॉइल अच्छा रहेगा, जिसका फ्लो इंडेक्स कम होगा वो सॉइल अच्छा होगा, क्योंकि जिसका फ्लो इंडेक्स कम होता है उसका शियर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। यानी इसका स्टेटमेंट ऐसे बोलिएगा कि फ्लो इंडेक्स इंडिकेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। अगर आपका फ्लो इंडेक्स कम है मतलब उसमें शियर स्ट्रेंथ लॉस कम हुआ है, यानी स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा है विथ इंक्रीज इन वाटर कंटेंट, हमें वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको सीधा सीधी एक ही लाइन में बन जाएगा, किसका ज्यादा आपका फ्लो इंडेक्स है, तो ये 10 का ज्यादा है मतलब इसमें स्ट्रेंथ कम होगा, 8 क्या है कम है, तो ये इसका स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा, तो स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, जिसका फ्लो इंडेक्स क्या रहे कम रहे, ठीक है। तो इसका तो आंसर सिंपल सा हो जाएगा, इसके लिए कुछ निकालना नहीं है, बस हम इसको फ्लो इंडेक्स पे ही चेक कर लेते हैं। तो तीसरा में खाली आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि फ्लो इंडेक्स इंडिकेट या रिप्रेजेंट द रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ विथ इंक्रीज वाटर कंटेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेरा फ्लो इंडेक्स जो है S1 का कम है, तो जिसका फ्लो इंडेक्स कम वही आपका बेटर स्ट्रेंथ देगा, तो S1 हैज बेटर स्ट्रेंथ एज ए फंक्शन ऑफ वाटर कंटेंट। क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट में आते हैं, तीसरा में क्या पूछा था, लिक्विड लिमिट के रिस्पेक्ट में बताइए कि उसका किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो लिक्विड लिमिट के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए आपको टफनेस इंडेक्स पता होना चाहिए, तो टफनेस इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसी का ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, यानी जिस सॉइल का टफनेस इंडेक्स ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो निकालिए टफनेस इंडेक्स, क्या पढ़े हैं आप लोग, टफनेस इंडेक्स पढ़े होंगे, प्लास्टिक इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है WL माइनस WP, और टू द फ्लो इंडेक्स क्या होता है IF, ठीक है। S1 के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो वैल्यू पुट करेंगे S1 के लिए, WL 45 था और ये कितना था 21 था, डिवाइडेड बाई इसका कितना था 8 था, तो 45 माइनस 21 कितना आ जाएगा 24 होगा, और डिवाइडेड बाई ये 8 या 24, 3 आ गया आपका टफनेस इंडेक्स, ठीक है S1 का। S2 का निकालते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स
डायरेक्ट लिख देते डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी टू द आई एफ, ठीक है। डब्ल्यू एल इसका कितना था 65%, इसका डब्ल्यू पी कितना था 25% है, ये था 10%। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 4, 4 देंगे 40, 4 आ गया। तो जिसका टफनेस इंडेक्स ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिमिट। तो ये हो जाएगा H2 हैज बेटर स्ट्रेंथ, बेटर स्ट्रेंथ विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड लिमिट। ये हो गया आपका 4 का बी कंप्लीट। तो हम लोग इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में लाए थे। पार्ट 1 आपका कंप्लीट होता है, पार्ट 2 आपको अपलोड कर देंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए कर दिए क्योंकि अभी आप थोड़ा सा टाइम का कमी था, तो सोचे तब तक पार्ट 1 आप लोग पढ़ेंगे, ऐसे इसके फेरा में रहते तो ये कल अपलोड होता। तो इसलिए सोचे आज पहले इसको अपलोड कर देते हैं, फिर पार्ट 2 को अपना आराम से कल हम करते रहेंगे, ठीक है।